हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था और अभी जो है अपन पढ़ने वाले हैं नर जनन भाग यानी कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन को इसमें पढ़ना होगा पुंकेसर, यानी पुंकेसर क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है और इसके भीतर क्या क्या चीज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पुंकेसर जो होता है ये पुमंग की एकल इकाई होती है। ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको इसको आप पुंकेसर कहोगे, लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे जब पुंकेसर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको क्या कहोगे आप, पुमंग। ठीक है, यानी एंड्रोसियम। अब देखिए पुंकेसर की संरचना की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक है आपका एंथर यानी परागकोश और एक है फिलामेंट। एंथर जो होता है, एंथर होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, और फिलामेंट होता है ये वाला पार्ट। समझ में आ गई? इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक, अब देखिए एंथर जो है इसको कहते हैं अपन दूरस्थ भाग, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है पुष्पासन से बात हो रही है। पुष्पासन से कौन सा कितनी दूर है, ठीक है, ये मान के चलिए आपकी क्या हो गई, वर्तिका हो गई, और ये आपका अंडाशय हो गया, और यहाँ से आपके क्या निकले हुए हैं, पुंकेसर निकले हुए हैं इस तरीके से। ये पुष्प है आपका। ठीक है, तो यहाँ से बात हो रही है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा है जिसको आप एंथर कह रहे हो, परागकोश कह रहे हो, ये दूरस्थ भाग है। इसके अलावा ये जो वाला पार्ट है ये समीपस्थ भाग है। ठीक है, फिलामेंट क्या है, समीपस्थ भाग है। समझ में आ गई? तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये दूरस्थ भाग है और फिलामेंट जो है वो समीपस्थ भाग है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस पर पहले भी पूछा है। ठीक है, अब देखिए एंथर जो है इसमें दो पालियां होती हैं, परागकोश में दो पालियां होती हैं और वो एक दूसरे से एक ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं जिसको कहते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं अपन उसको, संयोजी ऊतक। समझ में आ गई? ये दोनों पालियां जो हैं वो आपस में एक टिश्यू के द्वारा जुड़ती हैं जिसको हमने क्या कह दिया, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, पूरे जो है परागकोश की और आपके पुंकेसर की संरचना क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिखा है इसको भी देख लो। देखिए पुमंग एक नर जनन अंग होता है जिसकी एकल इकाई क्या होती है, पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं अपन। ठीक है, और एक पुंकेसर में दो संरचनात्मक अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है आपका एंथर और एक है आपका फिलामेंट। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, देखिए जो परागकोश होता है एंथर, ये क्या होता है कि पुष्प का मुख्य कार्यात्मक भाग है। ठीक है, पुंकेसर का मुख्य कार्यात्मक भाग है, पुष्प का नहीं, पुंकेसर का। ठीक है, और ये प्राय दो पालियों में यानी दो लोब्स में बटा होता है। एक अपवाद है मालवेसी कुल, इसमें सिर्फ एक ही पाली पाई जाती है, एक ही लोब पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब दो पालियां हैं तो प्रत्येक पाली में दो पोलेन सैक होते हैं, दो परागकोश होते हैं। देखिए एक परागकोश में दो पालियां होती हैं, ठीक, और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो पोलेन सैक होते हैं, दो परागकोश होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंथर है उसमें कितने कोष्ठ हो जाएंगे, चार कोष्ठ हो जाएंगे। अभी और आगे समझ में आ जाएगी आपके। देखिए थोड़ा इधर समझ लो, ये वाला पार्ट जो है इसको हमने क्या कहा है, ये कहा है कि ये परागकोश है और ये जो है फिलामेंट है। ठीक है, तो एक तो ये पाली है और एक क्या है, ये पाली है, इनको हमने लोब कहा है। और प्रत्येक पाली में फिर दो कोष्ठ और होते हैं। ठीक है, ठीक, यानी अपन एक एंथर की बात करें तो उसमें दो लोब्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने लोब हो जाएंगे, दो। लेकिन अगर कोष्ठों की बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, चार, क्योंकि एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो पोलेन सैक की बात करेंगे अपन कोष्ठों की तो वो चार कोष्ठ हो जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एक एंथर में दो पालियां होती हैं लेकिन कोष्ठ कितने होते हैं, परागकोष्ठ चार होते हैं। ठीक है, तो पालियों की संख्या कितनी है, दो।
और कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4। और इन्हीं कोष्ठों को अपन लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है? लघु बीजाणु जरण होगा जिससे परागकण बनते हैं। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगी और कहानी क्या चल रही है। अभी आपको ये याद रखना है कि एक पुंकेसर में, एक एंथर में, परागकोश में 2 पालियां होती हैं और कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिलामेंट की। देखो, मैं आपको जीरो लेवल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी कुछ नहीं आता है, वो डायरेक्टली ऐसे ही नोट्सों को पढ़ने आए हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे कि रटने लग जाते हैं। फिर जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फिर वो क्या करते हैं? इनको रटने लग जाते हैं। तो रटने से पहले बेहतर होगा कि आप इनको समझो कि कहानी क्या चल रही है। ठीक है, और जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ लो, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो परागकोश क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं फिलामेंट यानी पूतंतों की। तो पतली लंबी धागेनुमा संरचना और इसका निचला हिस्सा जो है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है परागकोश को ऊंचा उठाना। ठीक है, जिससे कि परागण जो है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, अभी आगे ये नाम आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या होते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने नोट लिखा है और उसमें लिखा है कि परागकोश के दोनों लोबों के बीच एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो दोनों लोब्स को जोड़ने का काम करता है। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, यहां पर बताया था। ये रहा कनेक्टिव। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों लोब्स को जोड़ता है। इसके अलावा मालवेसी कुल में संयोजी ऊतक अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें लोब ही एक है। जब लोब 2 हैं ही नहीं, जब पालियां दो हैं ही नहीं, तो फिर जोड़ने का काम ही क्या है? जोड़ने का काम रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए परागकोश की भित्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? परागकोश। इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो अंदर की संरचना है, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, काट करके देखते हैं, तो वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि एक परागकोश में क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। ये रहे वो 2 लोब, एक लोब इधर हो गया, एक लोब इधर हो गया। ठीक है, 4 क्या होती हैं? कोष्ठ होते हैं। 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, तो वो चारों ये रहीं। ठीक है, समझ में आ गई। और बीच में क्या है? इन दोनों लोब को जोड़ने के लिए आपको बताया था कनेक्टिव होता है, तो ये कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से जो है एक परागकोश की संरचना होती है। अब देखिए, इसकी अपन भित्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? परागकोश की भित्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो 4 भित्तियां पाई जाती हैं। कितनी भित्तियां पाई जाती हैं? 4 भित्तियां पाई जाती हैं। जो सबसे बाहरी परत है उसको कहते हैं अपन एपिडर्मिस, सबसे बाहरी परत है। इसके जो भीतर पाई जाती है उसको कहते हैं अपन एंडोथीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। ये वाली जो परत है ये क्या है? एंडोथीसियम है। और ये वाली जो परत है ये क्या है? एपिडर्मिस है। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो लेयर है वो है आपकी मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। यहां पर मैंने निशान लगाया हुआ मिडिल लेयर का, देखो यहां पर, ये मिडिल लेयर है। ठीक है, और चौथी जो लेयर है वो है टेपिटम। चौथी लेयर कौन सी है? टेपिटम है। ठीक है, टेपिटम जस्ट लघु बीजाणुधानी के ऊपर इसको कवर किए हुए है। ये देखो यहां पर, ये टेपिटम है। चारों लेयर क्लियर हो गई? ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है ये आपकी लघु बीजाणुधानी है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, यानी कि इनको कह सकते हो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। किसमें पाई जाती हैं? लघु बीजाणुधानी में। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? तो जवाब आएगा 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी कोष को कोष्ठ कह देते हैं, कोष्ठ को कोष कह देते हैं। क्या ध्यान रखना है? एक परागकोश में, एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, अब
अब अपन पढ़ेंगे इन लेयर्स के बारे में। जो चारों लेयर्स हैं कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, ये परागकोश की भित्तियां हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एपिडर्मिस क्या होती है। देखिए, एपिडर्मिस जो है वो सबसे सुरक्षात्मक और बाहरी परत है, जो कि एक कोशिकीय मोटी परत होती है। ठीक है, और इसका काम होता है कि क्या है, ये सेफ्टी यानी सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, दूसरी जो लेयर है वो है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम भी एक कोशिकीय मोटी परत है और एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। इसका काम होता है कि ये परागकोश को फटने से बचाती है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ नीचे और लिखा है और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए एंडोथीसियम के बारे में ही बात हो रही है कि इसकी आंतरिक भित्तियों पर अल्फा सेलुलोजिक रेशों का जमाव होता है तथा अरीय भित्तियों पर कैलोज के स्तूलन होते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? जो दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, उसके बारे में बात हो रही है कि इसकी आंतरिक भित्तियों पर क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोजिक रेशे पाए जाते हैं, और अरीय भित्तियों पर क्या पाया जाता है? कैलोज का स्तूलन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है कि अल्फा सेलुलोजिक रेशों के कारण एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही हो जाती है और यह वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है कि परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। मतलब इसका जो मैंने काम बताया था वो बताया था कि पराग कोश के फटने में मदद करती है, जिससे क्या हो जाएगा कि परागकण निकल जाएंगे आसानी से, है ना। तो ये जो अल्फा सेलुलोजिक रेशे हैं और कैलोज है, इनका काम ही यही होता है कि ये इस भित्ति को क्या कर दें? फाड़ दें। ठीक है, जिससे कि परागकण बाहर निकल जाएं। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो लेयर है वो है मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। ठीक है, ये एक या तीन परतें हो सकती है। ठीक है, या तो इसकी एक ही परत होगी या फिर तीन परतें हो सकती हैं, और ये किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमल सेल्स की बनी होती है, जिसमें क्या होता है कि भोजन संग्रहित होता है। पहली परत थी एपिडर्मिस, जिसका काम था सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी थी एंडोथीसियम, जो कि पराग कोश के फटने में, परागकणों के स्फुटन में क्या कर रही थी? मदद कर रही थी। ठीक है, और तीसरी जो लेयर है वो है मिडिल लेयर, जो कि क्या काम करती है? भोजन संग्रहण का काम करती है। इसके अलावा ये सुरक्षा भोजन संग्रहण करती है, पोषण प्रदान करना इसका द्वितीय कार्य है। ठीक है, ये प्रकृति में अल्पजीवी होती है, मतलब पोषण प्रदान करना क्या है इसका द्वितीय कार्य। पहला काम कौन सा है इसका? कि भोजन संग्रहित करेगी। ठीक है, पहला काम कौन सा है? कि ये भोजन संग्रहित करेगी। ठीक है, प्रकृति में कैसी होती है? अल्पजीवी होती है, अर्थात परिपक्व परागकोश में विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है वो है टेपिटम। टेपिटम क्या होती है? अब यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि टेपिटम होता क्या है, डायरेक्टली पूछ लेंगे कभी कभी। ठीक है, अब देखिए टेपिटम जो है परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, जो कि परागधानी को क्या करती है? आवृत करती है। मैंने बताया था ना, देखिए ये जो लेयर है सबसे आंतरिक, ये परत, ये क्या है? टेपिटम है। इसके अलावा ये एक कोश के स्तर की होती है, विकासशील परागकणों को क्या करती है? पोषण देती है। तो पोषण देने का काम किसका हो गया? टेपिटम का। भोजन संग्रहण का काम किसका हो गया? मिडिल लेयर का। परागकणों के स्फुटन में जो हेल्प करती है वो कौन सी हो गई? एंडोथीसियम। और सुरक्षा जो प्रदान करती है वो कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। ठीक है, तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है टेपिटम। इसके अलावा ये प्रकृति में अल्पजीवी होती है, अर्थ है जो परिपक्व परागकोश हैं उनमें क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, मर जाएगी। इस परत की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य होता है तथा एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, बहुकेंद्र की होती है, बहुगुणित अवस्था होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि एक से अधिक केंद्रक कौन सी परत में पाए जाते हैं? टेपिटम। ठीक है, बहुगुणित अवस्था, बहुकेंद्र की अवस्था कौन सी होती है? टेपिटम की। परागकणों को पोषण कौन प्रदान करती है? टेपिटम। ठीक है, कोश का द्रव्य सघन किसका होता है? टेपिटम का। तो यहां पर इसके कार्य भी दे रखे हैं और आपको याद रखने हैं कि ये परत एंजाइम तथा हार्मोन स्रावित करती है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है।
स्पोरोपोलिन का संश्लेषण करती है। स्पोरोपोलिन क्या होता है अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि स्पोरोपोलिन का संश्लेषण यानी निर्माण भी करती है, इसके अलावा पोलिन किट के तत्वों का संश्लेषण भी करती है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। इसके अलावा ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, हमें पढ़ना है लघु बीजाणु जनन। यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।